मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल डोरबर पर स्वागत करता हूँ। 11th की फिजिक्स में हम लोगों ने मात्रक, लंबाई की मात्रक, अन्य सभी के मूल मात्रक और अन्य मात्रक भी जाने, तो अभी हम लोग लंबाई पर बात कर रहे हैं। लंबाई के हम लोगों ने विभिन्न मात्रकों को, छोटे से मात्रक और बड़े से मात्रक, है ना, फर्मी से लेकर के और प्रकाश वर्ष तक का और खगोलीय लंबाइयों को मापने के लिए मात्रकों का, पार्सेक वगैरह का भी हम लोगों ने अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब समस्या इस बात की है, सवाल इस बात का उठता है कि लंबाई का मापन कैसे किया जाए। लंबाई का मापन, मात्रक हम लोगों ने जान लिया छोटे से लेकर के बड़े तक। अब छोटी लंबाइयों को किस तरह से मापना है, बड़ी लंबाइयों को किस तरह से मापना है, और कुछ को तो हम सीधे देख करके माप सकते हैं, और कुछ जो हमसे बहुत दूर हैं तो उनकी लंबाई कैसे नापी जाए, जैसे तारों की दूरी, है ना, चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी, है ना, खगोलीय पिंडों की दूरी। तो इसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हमको लंबाई के मापन के बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। स्पेस में कोई भी अगर दो पॉइंट है, स्पेस का मतलब हो गया कि वो कोई जरूरी नहीं कि प्लेन पर ही हो, वो अन्य 3 डायमेंशनल स्पेस में भी हो सकता है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी लंबाई होती है। जैसे दो पॉइंट, अगर मान लीजिए कि यहाँ हमने 2 पॉइंट रख लिया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, जो दूरी हुआ, यही इन दोनों पॉइंट के बीच की लंबाई होगा। इसी लंबाई का मापन है। तो ये तो था कि लंबाई का मापन कैसे किया गया। अब लंबाई का जो मापन है ये हम 2 विधियों से करते हैं। ये देखिए 2 विधि आपको बताई गई। आपकी पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि क्या है और इससे हम क्या क्या माप सकते हैं। देखिए, साधारण मीटर पैमाने का आप यूज़ करते हैं। पहला है आपका साधारण मीटर पैमाना, जो आप दर्जी की दुकान पे या कपड़ा जहाँ आप खरीदते हैं, है ना, या मीटर आप वैसे भी देखते हैं, इससे आप सीधे माप सकते हैं। इसीलिए इसका नाम डायरेक्ट मेथड कहा गया है कि सीधे आप इस एपरेटस का उपयोग करके और आप सीधे माप सकते हैं। और आप देखते हैं कि मीटर पैमाने से हम सबसे छोटी से छोटी कितनी लंबाई नाप सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक का। अगर मिलीमीटर में इसको व्यक्त किया जाए तो ये 1 मिलीमीटर हुआ, 10⁻³ मीटर तक की लंबाई आप माप सकते हैं। दूसरा एक एपरेटस होता है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करके इससे 10 गुना और भी कम लंबाई और छोटी लंबाई, 10⁻⁴ मीटर या 0.1 मिलीमीटर तक की लंबाई को हम माप सकते हैं। अब इससे कैसे मापा जाता है ये दूसरा टॉपिक होगा, ये आपको बाद के किसी वीडियो में आपको मिलेंगे। और तीसरा आपका है स्क्रू गेज या गोलाई मापी का उपयोग। गोलाई मापी के उपयोग से वर्नियर के भी छोटा 10 गुना और भी कम लंबाई हम माप सकते हैं, 10⁻⁵ मीटर तक का हम माप सकते हैं। इससे भी छोटी दूरी मापने के लिए हम प्रकाश माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। प्रकाश माइक्रोस्कोप के उपयोग के द्वारा हम 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी माप सकते हैं। मतलब दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्यों की लंबाई भी हम माप सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का उपयोग करके। और इसके बाद भी हम उपयोग करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो इससे भी कम लंबाई को या कम दूरी को ये माप सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये आपका था डायरेक्ट मेथड कि सीधे हम एपरेटस का उपयोग करके और लंबाई को माप सकते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, अप्रत्यक्ष विधि क्या है। अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम बहुत छोटी लंबाई को भी मापते हैं और बहुत बड़ी लंबाई को भी मापते हैं। इसलिए इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। एक तो आपका हुआ ये पहला, अत्यंत छोटी दूरी का मापन, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो बहुत छोटी दूरियों का मापन, जैसे
परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण, आणविक व्यास का निर्धारण। तो ये जो उपयोग किया गया, इसको इसीलिए 2 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे और इसका डिटेल भी जानेंगे। आवागाद्रो परिकल्पना के उपयोग से परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण, ये हम लोग इसका डिटेल भी जानेंगे कि किस तरह से आवागाद्रो की परिकल्पना क्या है और इसका उपयोग करके किस तरह से हम परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। तो ये बहुत छोटी परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण मतलब बहुत छोटी दूरी का मापन हुआ। तो बहुत छोटी दूरी के मापन का हम इस अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। और आणविक व्यास का निर्धारण, तो आणविक व्यास के निर्धारण के लिए भी हम इस मेथड का उपयोग करेंगे। इसका दूसरा पार्ट जो हुआ, ये बड़ी दूरियों का मापन हुआ। ये बड़ी दूरियों का किस तरह से मापन है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, मतलब बड़ी दूरियों का मापन। अब खगोलीय पिंडों की हम दूरियां ले लें या पहाड़ की ऊंचाई हुआ या अन्य बहुत दूरी है ना, चंद्रमा का व्यास, इन सब तरह के दूरियों को हम माप सकते हैं। इसमें आपका पहला है आकाशीय पिंडों के आकार की माप या चंद्रमा का व्यास। जैसे आकाशीय पिंडों के आकार की माप, तो इसमें हम आपको चंद्रमा का व्यास किस तरह से लिया जाता है बताएंगे। लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी का मापन। और ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े ही होंगे कि बिल्डिंग की लंबाई क्या है, सड़क की चौड़ाई क्या है, नदी के उस किनारे पेड़ है, इसकी किस तरह से छाया बनती है, या कोई खंभा है, या पहाड़ पे कोई मीनार है ना। इस तरह से तमाम आप लोगों ने क्वेश्चन भी पढ़े होंगे और आगे भी आप पढ़ेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा भी हम इसका उपयोग करते हैं। सेक्सटेंट एक उपकरण आता है जिसके द्वारा हम एंगल का निर्धारण कर लेते हैं और उस एंगल के निर्धारण के द्वारा हम ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड का उपयोग कर लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड भी हम 2 तरह से जानेंगे। एक सुगम्य वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना, जो सुगमता से आपको मिल जाएगी, और एक अगम्य वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना, इसको भी 2 पार्ट में जानेंगे। और चौथा हमारा है ये प्रतिध्वनि विधि, ये इको मेथड। इको मेथड का मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ वेव्स, जैसे आपका ध्वनि तरंग ही है, ध्वनि तरंग को हम यहाँ से भेजे और इससे टकराने के बाद ये वापस आई। तो इस तरह से अगर इसका वेग हमको पता हो, वेलोसिटी इसकी पता हो, तो कितना समय लगता है उस समय का निर्धारण हम कर लें, उस समय और इस वेग से हम इस दूरी को नाप सकते हैं। तो दुगनी दूरी आपकी होगी और उसका आधा कर देंगे, सिंगल दूरी होगी। इसके द्वारा हम ध्वनि का भी उपयोग करते हैं और अब तो बड़ी बड़ी दूरियों को भी हम इससे नाप सकते हैं लेज़र टेक्निक है ना द्वारा, लेज़र विधि द्वारा, मेज़र द्वारा, या आप रडार का भी नाम सुने होंगे। तो रडार भी इसी सिस्टम पर काम करता है कि कितनी दूरी पर आपके शत्रु का वायुयान है और कितने वेग से आ रहा है, इन सब का हम निर्धारण कर सकते हैं। देखिए, अत्यंत छोटी दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वो छोटी दूरियों का हम किस तरह से मापन करते हैं। तो हमने आपको भी बताया था कि हम आवागाद्रो परिकल्पना के उपयोग से परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण, ये इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम यूजिंग आवागाद्रो हाइपोथेसिस। आवागाद्रो हाइपोथेसिस के द्वारा हम क्या करेंगे, परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आवागाद्रो परिकल्पना है क्या। आवागाद्रो परिकल्पना क्या है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में, 1 ग्राम परमाणु का मतलब हुआ 1 मोल परमाणु। 1 ग्राम परमाणु का मतलब हुआ कि उस पदार्थ के परमाणु भार के, उस पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु का मान। जैसे अगर कार्बन 12 है तो 12 ग्राम परमाणु, 1 मोल हो गया। तो 1 ग्राम परमाणु मतलब इसके मोल के बराबर में 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। ये इनका परिकल्पना था और इसी परिकल्पना पे आज भी काम हो रहा है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में, 1 मोल परमाणु में 6.023 इंटू 10⁻23 ये परमाणु होते हैं। अब ये तो जनरल हो गया। अब इसमें जो हमको और भी यूज़ करना है वो क्या है, जो पदार्थ का 2/3 आयतन घेरते हैं।
जो परमाणु ये होंगे वो पूरे पदार्थ में जैसे परमाणु होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसे हम परमाणु ले रहे हैं, ये ऐसे गोल अगर मान लेते हैं, तो आप देखिए यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा। इस गैप को अगर हम छोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि ये 2/3 आयतन ये घेरते हैं। इसी का हम उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल ये पदार्थ का द्रव्यमान लिया गया। पदार्थ का परमाणु भार ये कैपिटल एम से लिया गया। पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन ये कैपिटल वी। परमाणु की त्रिज्या ये स्मॉल आर और आवागाद्रो संख्या को यहाँ कैपिटल एन से दिखाया गया है। आवागाद्रो संख्या को एन से दिखाया गया। अब आप देखिए कि 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितनी हुई। आप देखिए आवागाद्रो संख्या n के बराबर है, आप इतना ही ले रहे हैं और उस पदार्थ का परमाणु भार कितना हो गया, यम हो गया। इसका मतलब आवागाद्रो संख्या में अगर यम से हम भाग दे दें तो 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या मालूम हो जाएगी, इसलिए n/m हमने लिख दिया। तो यम ग्राम पदार्थ, अगर हम यम ग्राम पदार्थ ले रहे हैं तो यम ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, तो 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या में यम से हम गुणा कर दें तो m × n/m हो गया। चलिए, अणुओं को यहाँ गोल माना गया है। तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ गोल बनाया, यहाँ भी देखिए गोल अणु दिखाया गया है। तो हम अणुओं के आकार को गोल मानते हुए ये हमने लिया कि एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, तो एक गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³ ये हो गया। यम ग्राम पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन। सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, हमारे पास परमाणुओं की संख्या कितनी है, mn/m। तो mn/m से हम इसके आयतन में 4/3 πr³ में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, ये हमने यहाँ पढ़ा कि जो पदार्थ का 2/3 आयतन घेरती है। तो इसका मतलब कि ये जो घेरा गया आयतन होगा, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, 2/3v। ये परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन ये भी है। और जो हम लोगों ने आवागाद्रो की परिकल्पना देखी, उस परिकल्पना में ये कहा गया कि इस आयतन का 2/3 आयतन परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2/3v ये मान इस मान के बराबर हो गया, mn/m × 4/3 πr³। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये आपका 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना 4 ये हम कह सकते हैं। तो r³ बराबर ये हो गया, देखिए m यहाँ चला जाएगा तो mv हो गया /nm और 2π। तो आप r³ के जगह पे लिख सकते हैं mv/2πnm। r बराबर हो गया, इसका पूरे का घनमूल ले लेते हैं। तो इस तरह से r बराबर mv/2πnm ⁻⁴ ये आपके परमाणु की त्रिज्या होगी। और परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर कोट की होती है। तो अब देखिए इसका उपयोग कैसे किया गया, उपयोग कैसे हम करेंगे। जैसे देखिए जो पदार्थ हम ले रहे हैं उस पदार्थ का ये परमाणु भार हमको पता होगा, कितना आयतन हम उस पदार्थ का ले रहे हैं इसको हम भौतिक रूप से नाप सकते हैं। तो परमाणु भार पता है, आयतन पता है, कितना द्रव्यमान आयतन भी हमको पता हो गया और उसका कितनी मात्रा हम लेते हैं तो उस मात्रा को भी हम तौल सकते हैं। ये पदार्थ का द्रव्यमान यम है, इसको भी हम तौल सकते हैं और n का मान हमको मालूम ही है, ये आवागाद्रो संख्या कहलाता है। आवागाद्रो संख्या का मतलब हुआ 6.02 × 10⁻23। 2π का मान हमको मालूम है। तो इस तरह से ये मान अगर हमको मालूम है तो हम परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आवागाद्रो परिकल्पना का उपयोग करके हम परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। अब इसी में आइए हम दूसरा आपको बताते हैं कि आणविक व्यास का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। किसी मॉलिक्यूल की साइज का हम किस तरह से निर्धारण करते हैं। तो इसके लिए हम ऑलिक एसिड के परमाणुओं का व्यास नापने का ये व्यवहारिक विधि प्रयोग में आपको बता रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहला काम है कि 20 ml ये अल्कोहल में 20
घन सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, 20 घन सेंटीमीटर अल्कोहल में 1 घन सेंटीमीटर ओलिक एसिड आप घोल दीजिए। मतलब 1 घन सेंटीमीटर ओलिक एसिड लीजिए और इसको 20 घन सेंटीमीटर में आप घोल दीजिए। अब जो आपको घोल मिला उस घोल से पुनः 1 घन सेंटीमीटर ओलिक एसिड लीजिए। मतलब अल्कोहल में जो घोल लिया गया, जैसे ये आपने अल्कोहल लिया और इस अल्कोहल में अल्कोहल कितना लीजिए आप 20 घन सेंटीमीटर, और इसमें 1 घन सेंटीमीटर ये आप ओलिक एसिड डाल दीजिए। ओलिक एसिड इसमें डाल दीजिए। अब जो घोल तैयार हुआ इससे फिर 1 ml सिर्फ आप ले लीजिए। कितना? 1 ml जो आप डालिए वो सिर्फ 1 घन सेंटीमीटर ये आप डालिए। और फिर आप अल्कोहल की जो मात्रा लीजिए वो अल्कोहल की मात्रा कितनी लीजिए? फिर 20 घन सेंटीमीटर, 20 घन सेंटीमीटर आप अल्कोहल की मात्रा लीजिए। अब जो ये घोल आपको मिल रहा है, इस घोल का जो कंसंट्रेशन हुआ, विलयन का जो सांद्रता हुआ वो कितना हो गया? 1/20 × 20 घन सेंटीमीटर, मतलब 1/400 घन सेंटीमीटर ये हो गया। तो चलिए देखते हैं कि जो ये 1/400 घन सेंटीमीटर ओलिक एसिड आपको मिला, अब इसका हमको क्या करना है। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, ओलिक एसिड का 1/400 घन सेंटीमीटर के कंसंट्रेशन का करना है। अब आप एक बीकर ले लीजिए, एक बीकर आपने ले लिया और इस बीकर में आप पानी ले लीजिए। पानी जब बिल्कुल हिल ना रहा हो, एकदम स्थिर हो गया हो, तो इस पे लाइकोपोडियम पाउडर आप डाल दीजिए। बहुत पतली सी परत इस पे किसका डाल दीजिए? लाइकोपोडियम पाउडर का। अब लाइकोपोडियम पाउडर डालने के बाद आप ये जो 1/400 घन सेंटीमीटर कंसंट्रेशन का ओलिक एसिड आपको मिला है, इसकी इस पे कुछ बूंदे डालिए। तो ये बूंदें क्या होती हैं, जब इस पे कुछ बूंदें आप ऐसे डालेंगे तो ये बूंद यहाँ ओलिक एसिड की फैल जाती है। ओलिक एसिड की ये जो बूंद होगी ये यहाँ फैल जाएगी। तो लगभग मान लेते हैं कि अगर ये गोलाई में फैला है तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। अब मान लेते हैं कि हमने n बूंदें ये 1/400 घन सेंटीमीटर कंसंट्रेशन के ओलिक एसिड पर ये डाला, तो ये ओलिक एसिड की n बूंदें हमने डाला। यदि एक बूंद का आयतन V हो तो n बूंद का आयतन कितना हो जाएगा? NB। एक बूंद का आयतन अगर V हम ले लेते हैं तो n बूंदें हमने डाला, ये कुल n बूंदें डाला और एक बूंद का आयतन V है, तो इस तरह से जो पूरा ये आयतन हो गया वो कितना हो गया? NV हो गया। अब देखिए ये जो ओलिक एसिड है इसमें पूरा का पूरा n बूंद को डाला गया, इसमें सब ओलिक एसिड तो है नहीं, इसमें अल्कोहल भी है। इसलिए हम ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन के हिसाब से ओलिक एसिड की मात्रा निकाल लेते हैं। तो NV × 1/400 घन सेंटीमीटर ये ओलिक एसिड की मात्रा हो गई। ये जो आपका ओलिक एसिड फैला इस आपके लाइकोपोडियम पाउडर पर, मान लेते हैं जो ये फिल्म बना रहा है उसका क्षेत्रफल A है, A क्षेत्रफल है। तो ये देखिए ये हम मानते हैं कि लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर जो ओलिक एसिड फैला होगा वो ओलिक एसिड की बहुत पतली परत होगी और ये एक अणु जैसे एक चद्दर की तरह बिछा हुआ होगा, तो एक अणु ये फैला होगा। एक अणु की ये मोटाई हम ज्ञात करेंगे जो फिल्म की मोटाई के बराबर होगा, और यही फिल्म की मोटाई जो होगी यही ओलिक एसिड के अणु का व्यास होगा। तो हम फिल्म की मोटाई ज्ञात करते हैं। फिल्म की मोटाई क्या हुआ? इस पूरे फिल्म का आयतन जो फैला, पूरे फिल्म का आयतन और फिल्म के क्षेत्रफल से भाग दे दें, तो आयतन कितना हुआ? जो ओलिक एसिड की मात्रा हुई वही आयतन हुआ, वही फैला है, तो NB/400। और क्षेत्रफल हमने A माना है तो डिवाइडेड A हो गया। तो इस तरह से जो मोटाई हो गई वो NB/400 A सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपका घन सेंटीमीटर हुआ, ये आपका घन सेंटीमीटर और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इससे आपका ये भी कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर में आया। तो इस तरह से जो हमको मोटाई मिली वो T बराबर कितनी मिली? NV/400 A। तो इस तरह से ये हम
आसानी के साथ कितनी बूंद डाले हैं इसकी गणना कर लेंगे। जो आयतन हम डाल रहे हैं वो भी हमको मालूम हो जाएगा, एक बूंद का आयतन मालूम हो, या आपने जो भी जितने ml लिए हों बूंद बूंद करके आपने डाला तो आपको पहले से ही काउंटिंग करके पता रहेगा कि भाई इतना हमने आयतन लिया था। और क्षेत्रफल, हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी दूरी में फैला है। तो इस तरह से NV और A का मान हमको मालूम रहता है, या मालूम हम इस एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं। तो हम इस फिल्म की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं, और फिल्म की मोटाई ही ये आणविक व्यास होगा। तो इस तरह से हम ओलिक एसिड का आणविक व्यास का निर्धारण इस मेथड द्वारा कर सकते हैं। बड़ी दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। ये मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस में पहला हम लोग ये जानते हैं कि आकाशीय पिंड के आकार की माप, चंद्रमा का व्यास का हम निर्धारण इसमें करेंगे। मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, डायमीटर ऑफ मून, चंद्रमा के व्यास का हम लोग निर्धारण इसमें करेंगे। तो देखिए इसमें है क्या कि जैसे पृथ्वी पर कोई भी ऑब्जर्वर, कोई भी प्रेक्षक, ये P हमने मान लिया कि ये एक किसी टेलीस्कोप की सहायता से ये चंद्रमा के दोनों किनारों, ये मतलब व्यास या पूरे चंद्रमा को ये देख रहा है। चंद्रमा का ये जो दोनों किनारा हुआ, इसके व्यास को हम AB मतलब D डायमीटर से ये डिनोट कर दे रहे हैं। इस टेलीस्कोप पर इस चंद्रमा का एक कोण बनेगा। इस कोण को अगर हम लोग थीटा लिखते हैं, इस कोण को थीटा लिख लें, और पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी को अगर यस लिखते हैं, तो ये आपका चाप हो गया, ये आपकी त्रिज्या हो गई, और ये आपका कोण हो गया। तो इस तरह से कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या यदि हम लगा दें तो थीटा बराबर हो गया आपका D/S, और D बराबर S थीटा, मतलब D क्या हो गया व्यास, और आपको S और थीटा मतलब ये दूरी, और ये आपका जो आप का इस चंद्रमा से टेलीस्कोप पर जो कोण बनता है, जिसको आप कोणीय व्यास भी कह सकते हैं। बस होना ये चाहिए कि ये थीटा रेडियन में मापी गई हो, ये रेडियन में मापा गया हो। तो D का हम निर्धारण D बराबर S थीटा से इस चंद्रमा के व्यास का हम निर्धारण कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। दूसरा हम जानेंगे कि लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी मापना, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बाय पैरेलैक्स मेथड। ये पैरेलैक्स मेथड क्या है? देखिए, आप अपने एक आँख को बंद करिए, किसी ऑब्जेक्ट को देखिए, फिर आप दूसरे आँख को बंद करिए, उसी ऑब्जेक्ट को देखिए, तो आपको वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेस्ड होता हुआ नज़र आएगा। आपने एक आँख से देखेंगे दूसरी जगह नज़र आएगा, दूसरी आँख से देखेंगे दूसरी जगह नज़र आएगा, बशर्ते कि दूसरी आँख बंद हो। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम B से लेते हैं तो इसके द्वारा, इस दूरी के द्वारा, जिसको हम आधार दूरी भी कहते हैं, इसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट पर कोण बनता है, इस कोण को हम लंबन कोण कहते हैं, और इसी के द्वारा हम लंबाई का मापन कर सकते हैं या दूरी का मापन कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के निकट स्थित किसी ग्रह की दूरी ज्ञात करने के लिए व्यंजक आपको बताएंगे। एक्सप्रेशन टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट नियर अर्थ। बस ये है कि पृथ्वी के नज़दीक ही किसी वस्तु का ये ज्ञात कर सकता है, बहुत दूरी पर ये ज्ञात नहीं कर सकता है। बहुत दूरी जैसे 100 प्रकाश वर्ष है ना, या इस तरह की जब दूरियां होंगी, तो जब बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगी तो ये कोण लगभग शून्य हो जाएगा, और जब ये कोण शून्य हो जाएगा तो इस विधि का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं, और इस विधि के लिए जैसे मान लेते हैं कि O ऑब्जेक्ट है और ये आपका लंबन B हो गया, ये S इसका मिड पॉइंट हुआ, यहाँ से ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल एक लंब खींच दिया गया, बिल्कुल लांबिक दूरी हो गई, और B जो हो गया ये आपका लंबन हो गया। अब जो ऑब्जर्वर होगा वो
इसके अलावा किसी अन्य स्थिर तारा जो पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है उसको देखेगा। तो जब उसको देखेगा और इसको देखेगा तो इसके बीच में ये लगभग बहुत दूरी मान लेते हैं, तो ये लांबिक दूरी लगभग ले लेते हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल ले लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट और जो ये अन्य स्थिर तारा है इसके बीच अगर हम इस ए बिंदु से देखते हैं तो ये θ1 कोण बनाए, और जब बी बिंदु से देखते हैं जो कि बी दूरी पर स्थित है तो यहाँ से अगर θ कोण बनाए तो ये दोनों हम पैरेलल मान सकते हैं, और ये एक तिर्यक रेखा हुई तो ये θ1 होगा, तो ये आपका θ1 हुआ। AOS आपका θ1 होगा। इसी तरह से BOS ये भी θ2 के बराबर होगा। तो इस तरह से AB द्वारा O पर बना कोण आपका क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि AOB ये आपका θ1 प्लस θ2 हो गया, और लांबिक जो दूरी हो गया, जो आपका लंबन है AB, इसको हमने B ले लिया। यहाँ भी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या आप लगा देते हैं, और कोण AOB ये हो गया आपका AB बाई AO। तो इस तरह से θ1 प्लस θ2 बराबर हो गया आपका B बाई S, और S बराबर B बाई θ1 प्लस θ2। तो ये कोण भी हमको मालूम हो जाएगा, और B आपको लंबन की दूरी भी मालूम हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये S जो दूरी है, मतलब इससे और ये जो सोर्स है और ऑब्जेक्ट जो है, इनके बीच की हम दूरी S ज्ञात कर सकते हैं। S बराबर हो गया B बाई θ1 प्लस θ2। तो इस तरह से हमने आज लंबाई किस तरह से हम मापन कर सकते हैं, छोटी दूरियों का मापन और बड़ी दूरियों का मापन किस तरह से हम कर सकते हैं, ये हमने आज सीखा। और अगली वीडियो में हम द्रव्यमान का मापन किस तरह से करेंगे ये सीखेंगे। धन्यवाद।